सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानसिक मंदित बालकों के विषय में, यानी कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ये बच्चे, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इनकी परिभाषाएं भी कुछ दी गई हैं। इसके अलावा इनकी पहचान हम कैसे करेंगे और कैसे हम इनकी समस्याओं को दूर करेंगे, यानी कि इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इन सभी के विषय में आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके पहले की वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर की सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और इन सभी वीडियोस का फ्री पीडीएफ हम देते हैं, आपको पता है। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, मानसिक मंदित बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। देखिए, मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनका बौद्धिक स्तर सामान्य बालकों से कम होता है। मानसिक रूप से या मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। यानी कि ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से देखने में सामान्य बालकों की तरह होते हैं, लेकिन जो उनकी मानसिक क्षमता होती है किसी भी कार्य को करने की, या फिर अगर टीचर सवाल को समझा रहे हैं, अगर वही सामान्य बच्चे एक बार में समझाने पर ही समझ गए, उन बच्चों को बहुत कई बार रिपीट करने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आती हैं। उनका मानसिक विकास सही से हुआ नहीं रहता है, जिसकी वजह से चीजों को समझने में उन्हें समय लगता है और बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ वो समायोजन करने में भी समय लेते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्रो एंड क्रो के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। तो ये क्रो एंड क्रो के अनुसार ये परिभाषा है कि 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं। इसके बाद स्किनर ने एक परिभाषा दी है। स्किनर ने क्या कहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। जैसा कि इन्होंने कहा है, आपको पता है, अगर आप क्लास 7th में हो तो आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट उसका एक फिक्स कोर्स होता है और उसे एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा से पहले शिक्षक कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि सामान्य छात्र क्या होते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उन सभी चीजों को लिखते हैं, फिर उसका टेस्ट होता है, टेस्ट भी देते हैं और वो पूरा अपना कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं एक साल में। लेकिन जो मंद बुद्धि छात्र होते हैं वो इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मंद बुद्धि बालक कहते हैं, ठीक है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब भी है, यानी कि सामान्य बच्चों की तरह ये बच्चे अपना काम सही समय पर नहीं पूरा कर पाते हैं और इसीलिए ये बच्चे मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक क्षमता उतनी तेज नहीं होती है जितनी सामान्य बालकों की होती है। तो एक बार फिर से मैं स्किनर की परिभाषा रिपीट कर देती हूँ। प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें मंद बुद्धि बालकों की संज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और आज भी यही है। अब इसके बाद मानसिक मंदित बालकों की विशेषताएं क्या हैं, इसमें सबसे पहले हम शैक्षिक विशेषताएं देखेंगे या शैक्षणिक विशेषताएं देखेंगे। शैक्षणिक विशेषताओं में इन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के मध्य होती है, यानी कि 50 to 70। ऐसे बालकों को अधिगम संबंधी एवं विद्यालय समायोजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे बच्चों में अधिगम संबंधी एवं विद्यालय समायोजन, यानी कि ऐसे बच्चों को सामान्य बालकों के साथ घुल मिल करके पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ये बच्चे अपने आप को सामान्य बालकों की तरह नहीं रख पाते हैं, क्योंकि इनका मानसिक विकास उतना नहीं हुआ होता है जितना सामान्य बालकों का होता है। इसीलिए ये हर काम में पिछड़ जाते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों में इनका समायोजन नहीं हो पाता है। तो इनके समायोजन की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमेशा प्रेम और सहानुभूति से क्लास में सभी बच्चों को रहना चाहिए और ये एक टीचर ही सिखा सकते हैं कि बच्चा चाहे जिस भी विकलांगता से ग्रसित हो, चाहे वह मानसिक रूप से मंदित हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, लेकिन उसे इस तरीके से क्लास में दिखाना है शिक्षक को कि ये सभी बालक क्या हैं, बिल्कुल समान हैं और सभी के अंदर क्या है, विशिष्ट योग्यता है।
इसके बाद मंदित बालकों का अधिगम व्यवहार धीमा होता है क्योंकि ये किसी भी बात को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो जब तक ये समझते हैं तब तक बच्चे अगला काम भी करके दिखा देते हैं जो उनके साथ के बच्चे होते हैं। इनका अधिगम व्यवहार यानी कि बहुत धीरे-धीरे सीखते हैं और फिर जब धीरे-धीरे बहुत सीखने के बाद फिर ये क्या करते हैं अपनी बातों को रखते हैं। बालकों की मानसिक मंदता शारीरिक संरचना से संबंधित होती है जिसका उपचार संभव नहीं होता है। इसके बाद देखिए मनोसामाजिक विशेषताएं अपनी आवश्यकताओं के लिए जीवन पर्यंत एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे बच्चे अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने परिवारजनों पर हमेशा निर्भर रहना पड़ता है इन बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे अपना मैक्सिमम कार्य खुद से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतना सोचने समझने की क्षमता ना होने के कारण ये दैनिक जीवन के कार्यों को भी आराम से नहीं कर पाते हैं खुद से। इसके अलावा दूसरा देखिए, ये बालक शारीरिक रूप से समर्थ लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। यानी कि अगर इन्हें आप देखोगे तो आपको लगेगा तो ये बालक तो बिल्कुल समान है, लेकिन जब काम करके दिखाने की बात आएगी या फिर क्लास में कोई चीज समझने की बात आएगी तभी आप इन बच्चों की पहचान कर पाते हैं। इसके बाद देखिए, ये बालक सामाजिक संबंधों को समझने में अक्षम होते हैं। यानी कि इन्हें ये सब बातें समझने में समय लगता है कि जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, अलग-अलग रिलेटिव होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, उन सभी को समझने में इन बच्चों को समय लगता है क्योंकि ये सामाजिक संबंधों को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए इसके बाद शैक्षिक विशेषताएं। सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। ये ऑलरेडी मैंने भी आपको बताया है कि बच्चे जल्दी सीख नहीं पाते हैं, इन्हें सीखने में बहुत समय लगता है। जटिल विषयों को सीखने में असमर्थ होते हैं जैसे कि विज्ञान, गणित, इन विषयों को ये सीखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि आप सभी को पता है इन विषयों को पढ़ने के लिए मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है और मानसिक रूप से मंद होते हैं ये बच्चे। इसके अलावा निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इनका मानसिक विकास सही से नहीं हुआ होता है, मानसिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती है, इस वजह से इनका शैक्षिक विकास भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए शैक्षिक उपलब्धि भी बहुत अच्छी नहीं होती है। फिर चौथा पॉइंट है, भाषा का ज्ञान निम्न स्तरीय होता है और शब्द भंडार सीमित होता है। चूंकि ये बच्चे बहुत कम अपनी बातों को बोलते हैं, क्लास में चुप रहते हैं, तो जब बच्चा शांत रहेगा, बोलेगा नहीं, तो उसके भाषा का विकास नहीं होगा, यानी कि उसका शब्द भंडार बहुत ही कम होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही सीमित। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मंद बुद्धि बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे। अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इन बालकों की पहचान कर सकते हैं या अध्यापक के द्वारा शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर इन बालकों की पहचान की जा सकती है। मानसिक पिछड़ेपन के कुछ आधार इस प्रकार हैं। इसमें पहला है शैक्षिक। ऐसे बालक सूक्ष्म चिंतन के योग्य नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाते हैं। जो चीजें उनको सामने दिखाई देती है उनके विषय में पूछने पर तो थोड़ा बहुत वो बता भी सकते हैं, लेकिन जो चीजें उन्हें दिखाई नहीं दे रही हैं उनके विषय में वो कुछ भी नहीं बता पाते हैं क्योंकि उतना वहां तक उनका मानसिक विकास हुआ ही नहीं रहता है। इसके बाद देखिए, शैक्षिक क्षमता में वह अपने आयु समूह में बहुत ही नीचे होते हैं, यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं अगर हम उनसे तुलना करें तो इनकी जो शैक्षिक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इन्हें सीखने में बहुत समय लगता है किसी भी विषय को, और फिर सीखने के बाद वो उनको एक्सप्रेस कर भी नहीं पाते हैं सही से, यानी कि कितना उन्होंने सीखा वह भी नहीं वो सही से बता पाते हैं। दूसरा है सामाजिक। सामाजिक कौशल में कुशल नहीं होते हैं, यानी कि अपने ढेर सारे फ्रेंड्स बनाना, उनके साथ खेलना, इस तरीके से ये इतने कुशल नहीं होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी नहीं वहन कर पाते हैं, यानी कि क्लास में एक भावना होती है सभी बच्चों को कि हमें अपना काम सही से करना है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह हमें सही से काम करके शिक्षक को दिखाना है और सभी चीजों को अपने बिल्कुल मेंटेन रखना है, लेकिन ये बच्चे इनके अंदर ये भावना नहीं आ पाती है क्योंकि इनका मानसिक सोच या फिर इन मानसिक मंदता के कारण इन सब बातों को ये नहीं सोच पाते हैं। फिर है व्यवहारिक। अधिगम की क्षमता कम होती है, यानी कि सीखने की क्षमता कम होती है, और संवेदनात्मक दोष होते हैं, यानी कि ये बच्चे जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं कक्षा में और इन्हें कब किस तरीके का व्यवहार करना है कक्षा में ये बातें भी नहीं पता होती हैं। इसके बाद मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इन बालकों की शिक्षा का उद्देश्य
सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों से भिन्न होता है। इनकी शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कौशलों का विकास, यानी कि किस तरीके से तुम्हें मित्र बनाने हैं, लोगों से कैसा व्यवहार करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सभी बातें इन बच्चों को बार-बार टीचर के द्वारा सिखाई जाती हैं। समायोजन की क्षमता, यानी कि सभी के बीच कैसे घुल मिलकर रहना है। इसके अलावा पढ़ना, लिखना एवं सरल गणित का ज्ञान होना चाहिए। इन बच्चों को इतना ज्ञान, कोई भी शिक्षक कम से कम इतना ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, इनकी शिक्षा व्यवस्था में इनके अभिभावकों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। यानी कि इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में अगर इनके पेरेंट्स इनका सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं हर तरीके से सक्रिय होकर के, तो इसका परिणाम भी दिखता है। यानी कि जब माता-पिता और परिवार पूरा साथ रहेगा बच्चे के, तो कहीं न कहीं वो बच्चा अच्छा ही करेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इन बालकों को पढ़ाने के लिए अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता होती है जिनके पास एक्सपीरियंस है इन बच्चों को पढ़ाने का। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, कि इन बच्चों की कक्षा में कम से कम 15 से 20 बच्चे केवल होने चाहिए। 15 से 20 बच्चों की कक्षा हो, ताकि हर एक बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षक ध्यान दे पाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 से 50 बच्चों में कहीं न कहीं टीचर उतना ध्यान नहीं दे पाएँगे एक-एक बच्चे पर। लेकिन अगर 15 से 20 बच्चे होंगे तो बहुत ही अच्छे से टीचर ध्यान भी दे देंगे और बहुत ही अच्छे से उन बच्चों को पढ़ा भी ले जाएँगे। चौथा पॉइंट है, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके इन्हें पढ़ाना चाहिए तथा सीखे हुए को बार-बार अभ्यास कराना चाहिए। चूँकि ये बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो इन्हें जितनी बार आप अभ्यास कराएँगे उतना ही अच्छा रहेगा, तभी ये विषय को जल्दी सीख पाएँगे। तो सीखे हुए कंटेंट को, जो भी उन्होंने सीखा है, उसे बार-बार क्या करना चाहिए, अभ्यास कराना चाहिए। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा यहाँ पर, मानसिक रूप से मंदित बालकों की पहचान, मानसिक रूप से मंदित बालकों की विशेषताएँ क्या हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था हम कैसे करेंगे और इन बालकों के विषय में हमें कितना जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग भी भविष्य में अध्यापक एवं अध्यापिकाएँ बनने वाले हैं, तो आप लोगों को भी इन बालकों के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके स्कूल में भी ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए आएँ, तो इसीलिए आपके कोर्स में ये चीज़ें दी गई हैं, ताकि आप लोग इन बालकों के विषय में समझ आएँ और इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था अच्छे से करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी वीडियोज़ को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, आपकी सभी विषयों में कोई भी समस्या है, आप हमसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपका जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो तब तक आपके पास सभी विषयों का नोट्स आपके पास रहेगा और आपको अलग से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ नोट्स को आप एक बार दोहरा करके जाएँगे और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएँगे। तो इसलिए आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए। आपको लगातार हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते रहेंगे और सभी विषयों को इस तरीके से ही क्लियर करेंगे, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ही, और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएँगे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और लगातार सभी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप थर्ड सेमेस्टर के वीडियोज़ को भी देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।